इस वक्त मैं अंबेडकर चौक में हूँ और एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी के धरने को आज 21वां हफ्ता शुरू हो चुका है। इन 21 हफ्तों में क्या क्या बदलाव आए। पहला बदलाव आप सबके सामने है। जब ये धरना शुरू हुआ था उस वक्त हम लोग जैकेट में थे, गर्म कपड़ों में थे, लेकिन अब वो मौसम बदल गया है। मौसम गर्मी का आ गया है। सर्दी बरसात सब कुछ देख लिया, लेकिन मौसम के साथ साथ क्या क्या बदला उस पर बात करना ज़रूरी था। बहुजन समाज के लोग कितने अवेयर हुए, कितने जागरूक हुए, इस धरने को 21 हफ्ते के इस दिनों में लोगों ने कैसे समझा, उसे जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। आपको क्या लगता है कि इस 21 हफ्ते के दौर में लोगों ने क्या समझा, SC ST OBC समाज ने क्या समझा? जो आप समझा रहे थे बारिश में, धूप में, अब धूप में हैं, ठंड में थे, उस दौरान जो लोग आते थे, कई आ रहे थे, कई नहीं भी आए, वो देख रहे थे। आपको रिस्पांस क्या मिला लोगों की ओर से? पहले तो आपका और आपके मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाया है। और मेरे जो साथी आज बैठे हैं, तलविंदर जी, और हमारे साबका प्रधान बैठे हैं तुलसीलाल लंगे जी, और मेरे भाई बैठे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत सपोर्ट है, बहुत समर्थन है सब साथियों का। हम बात आगे बढ़ा रहे हैं जी। जो आपका सवाल है कि अल्टीमेटली इन दिनों में 20-21 हफ्तों में लोगों में क्या एक बदलाव आया या क्या वो समझ पाए। मेरा ऐसा मानना है कि किसी ज़माने में बड़े बड़े मार्च हुआ करते थे। बाबा साहब ने 1927 में महार चौधार तालाब एजिटेशन शुरू की थी 20 मार्च को जी। और 25 दिसंबर के दिन उन्होंने उस तालाब के पास मनुस्मृति दहन करके एक ऐतिहासिक भाषण भी दिया था और अपनी अंजलि में भर के पानी पी के अपने हक अधिकार का प्रदर्शन भी किया था और हक अधिकारों की लेने की बात अपने भाषण में उस दिन की थी जी। तो जनता को जगाने के लिए आपको रैलियां, प्रदर्शन, बड़े बड़े मार्च, धरने, ये सब करना पड़ता है। लोकतंत्र की प्रक्रिया में आपके पास ये फंडामेंटल राइट रहता है कि आपको अगर कोई बात अच्छी तरह से समझ आ गई है, आप अगर बुद्धिजीवी वर्ग के हो, तो आप अपना जीवन न्यौछावर कर दो उन लोगों के लिए जिनके लिए ये बात बनी है और उन तक पहुंचाओ इस बात को। इसी तरह अगर हम मनुवादियों की भी बात करें तो गांधी जी ने भी बड़े बड़े मार्च निकाले जी और ये साबित करने की कोशिश की कि वो एक ध्येय, एक ऑब्जेक्टिव लेके चले हैं। इस तरह से अगर हम देखते चलें तो इस तरह के मार्च कांशीराम जी ने भी अपने टाइम पे निकाले। उन्होंने साइकिल रैली जो है पूरे भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक उन्होंने निकाली, फिर दूसरे कोने से तीसरे कोने तक उन्होंने निकाली। तो मेरा ये मानना है कि मेरा ये धरना प्रदर्शन उतना बड़ा इम्पैक्ट अभी भारत में नहीं ला पाया क्योंकि वो बड़े लोग थे, बड़े महान लोग थे जिन्होंने वो काम किया। मैं तो बड़ा अदना सा सिपाही हूँ उनका, बाबा साहब का, अपने ज्योतिराव फुले जी का, पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर जी का, मान्यवर कांशीराम जी का, DK खापर्डे जी का, दीना बाना जी का। मैं एक अदना सा सिपाही हूँ। मुझे भी वो बात समझ में आई है तो मैंने उस बात को लोगों तक पहुँचाने की एक कोशिश की है। पिछले 21 हफ्तों में मैंने एक चीज़ देखी है, मेरी वो आवाज़ जो मैंने जन जन तक पहुंचानी थी वो पहुंची है और हर जगह से अब रेस्पॉन्स आने लगा है। 19 अप्रैल से 1 जून तक जो इलेक्शन अब होगी इसमें आप इस आवाज़ का इम्पैक्ट देखेंगे और 4 जून को जब नतीजे निकलेंगे लोकसभा चुनाव के तो आप देखेंगे कि वो ताकतें धराशायी हो चुकी होंगी। वो पार्टी, वो बड़े बड़े कद्दावर नेता जिनकी आज तूती बोलती है वो धराशायी हो चुके होंगे क्योंकि जनता जनार्दन हमारी आवाज़ को सुन रही है, समझ रही है और बाबा साहब के मिशन को समझते हुए अब दुश्मन को धराशायी करने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। एक सवाल ये है कि 40 से 41 साल हो चुके हैं आपको लगातार इस मूवमेंट को चलाते हुए। मैंने कल रात को ही एक खबर जो है एक दिखाई है, लोगों को ये बताने का प्रयास किया है, लेकिन अब आप मेरे पास हैं, इस वक्त हम बैठे हुए हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ कि 41 साल में और इन 21 हफ्तों में अगर आप देखते हैं तो क्या समझते हैं कि इन 21 हफ्तों में जो आपने किया या 41 साल में किया, उनमें फ़र्क क्या रहा? देखिए, 41 साल पहले जब मैंने ये काम शुरू किया था तो उन दिनों में हमारे बहुत अच्छे रहबर यहाँ के हमें बताते थे कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा विरसा क्या है, विरासत क्या है।
तब मैं स्टूडेंट था, 8वीं 9वीं में मैं पढ़ा करता था। जिन दिनों यहाँ पे क्रांति युग पुरुष रैदास जी महाराज की हमारी सभा है, यहाँ पे जीवल के बिल्कुल साथ कृष्णा नगर में, तो वहाँ पर कैडर कैंप लगा करते थे और बाहर से हमारे बड़े बड़े अच्छे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो आके हमें हमारा इतिहास, हमारा मिशन, बाबा साहब के बारे में, फुले साहब के बारे में बताया करते थे। तो उन दिनों हमने सीखना शुरू किया, सीखा, फिर हम मैदान में उतरे और पूरी ज़िंदगी लगा दी लोगों को ये बात समझाने में कि हमें अपने इस देश को बचाना है। ये हमारा देश है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं और हम ही यहाँ के मालिक हैं। इस देश का शासन हो, प्रशासन हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, साधन हो, संसाधन हो, ये हमारे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों के हैं। उनके लिए हमें ये दुश्मन से छीनने भी हैं और संरक्षित करके अपने आने वाली पीढ़ियों को देने भी हैं। तो 41 साल उसमें मैंने बिता दिए अपनी जद्दोजहद में लगे हुए। अब पिछले 21-22 हफ्तों का बदलाव सिर्फ इतना ही है कि मेरे सर पे वो जो मेरे बुजुर्ग, मेरे रहबर थे, अब उनमें से चंद लोग बचे हुए हैं। जैसे मास्टर धर्मपाल जी हैं, जैसे आप यहाँ पे तुलसीदास लाल लंगेज जी को बैठे हुए देखेंगे, तो इस तरह के गिने चुने मेरे वालिद साहब हैं, श्री कस्तूरी लाल बसोत्रा जी, तो बड़े गिने चुने चंद लोग बचे हैं और वो भी उम्र के उस पड़ाव में है जहाँ पर अब वो ज़्यादा दूर तक इस चीज़ को ले जाने में सक्षम नहीं है। बावजूद इसके वो लगे हुए हैं। मैं हैरान होता हूँ उनका मनोबल देख के, मैं कई बार परेशान हो जाता हूँ उनकी आज भी ताकत देख के, कितने युवाओं से भी ज़्यादा बढ़ के वो काम कर रहे हैं। तो प्रेरणा स्रोत हमारे जो कुछ चले गए और कुछ जो अभी हैं उनको लेके जो हम काम कर रहे हैं, 21 हफ्तों में एक ही फर्क है कि अब इनकी बागडोर मैंने अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, ये सोचते हुए कि जो जिम्मेदारी ये हमारी लगा चुके हैं अब हमें वो निभानी होगी, क्योंकि कल मुझे भी जाना है, कल मुझे भी इस दुनिया से चले जाना है। ये परमानेंट इस दुनिया में कोई नहीं है। शेख फरीद जी की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, उन्होंने कहा है, शेख फरीदा जग ना कोई थिर रहा, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। तो ये आसन एक ऐसा, इस पे कई आए कई चले गए। मेरे काफी सारे बुजुर्ग चले गए, कुछ जाने वाले हैं, उनके बाद हमारा भी नंबर आएगा, हम भी चले जाएंगे। लेकिन जो विरसा, जो विरासत मेरे महामानवों की, बुद्ध और उससे पहले की भी, उससे लेकर बाबा साहब तक जो विरासत मेरे इन बुजुर्गों ने मुझे दी, वो विरासत मैं अब अपनी अगली पीढ़ियों को देके जाना चाहता हूँ। और जैसे हमारे साबका गवर्नर जो मलिक साहब थे, सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने जैसे मोदी जी को एक बार ललकारते हुए, चेताते हुए कहा था कि जो तुम कर रहे हो मेरी कौम 300 साल बाद भी बदला लेगी। मैं भी वही बीज अपनी आने वाली जनरेशंस में पैदा करना चाहता हूं कि हम रहें या ना रहें, जब भी तुम इस काबिल हो जाओ कि अपने पीछे बुजुर्गों के साथ हुई बेइम्तियाजियों, ज़्यादतियों, टॉर्चर का बदला ले सको, तो मेरे शूरवीरों, मेरे आने वाली नस्लों, ये याद रखना, चाहे 300 साल लगे या 500 साल लगे या 1000 साल क्यों ना लगे, उन लोगों का अस्तित्व मिटा देना जिन्होंने हमें मिटाने की कोशिश की है, उन लोगों को खत्म कर देना जिन्होंने तुम्हारे भविष्य को बनाने में हमें रोका और तुम्हें आगे आने से रोका। तो ये एक बदलाव है कि पिछले 40-41 साल मैंने अपने बुजुर्गों के इशारे पे, उनकी सरपरस्ती में, उनकी रहबरी में, उनके दिखाए रास्ते पे चल के मैंने एजिटेशन लड़ी हैं। और अब ये जिम्मेवारी मैं अपने पे ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे बुजुर्ग अब बेचारे कुछ तो चले गए और कुछ अब ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, अब वो ज़्यादा नहीं कर पा रहे, तो अब उनकी जिम्मेवारी, उनकी जगह लेके मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा फ़र्क मुझे ये दिखता है। एक चीज़ और है, ये एक सवाल अमूमन उठता है कि जब आप इस मोमेंट में आए, जब आपने ये संघर्ष शुरू किया, कई लोग होंगे, हज़ारों लोग होंगे जो आपके साथ इस संघर्ष में कूद पड़े थे या चल पड़े थे, क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा था, साहेब कांशीराम थे, बड़े सारे लोग ऐसे थे और जो इस मोमेंट को चला रहे थे। कितने लोग साथ में रुके और कितने इस मोमेंट को छोड़ करके चले गए। और क्या कभी आपको ये नहीं लगा कि मुझे अपने परिवार के लिए सोचना चाहिए, आलीशान मकान, आलीशान गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ हो मेरे पास, खुला पैसा हो, मुझे क्या लेना देना है समाज से? कभी ऐसा क्यों नहीं लगा आपको? देखिए, जिन्होंने बुद्ध को जाना है और जिन्होंने बुद्ध से लेके बाबा साहब तक, बहुत सारे महामानव है, मैं नाम गिनाने लगूंगा तो नाम गिनने में ही 1.5 घंटा लग जाएगा। क्रांति युग पुरुष रैदास जी हैं, कबीर जी हैं, सैन जी हैं, पीपा जी महाराज हैं, धन्ना जाट हैं, गोरे जी महाराज, बहुत लंबी फहरिस्त है, बाबा नानक है,
लंबी फहरिस्त है। फिर मॉडर्न इंडिया की बात करूं तो क्रांति युग पुरुष हमारे ज्योतिराव फुले, उनकी पत्नी और हमारी दादी माँ क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले, प्यारी रीवी रामास्वामी नायकर, अयंकाली, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुत सारे। मैं ये मानता हूँ जो लोग हमें छोड़ के चले गए उन्होंने इनको सही से नहीं जाना, उन्होंने इनको सही से नहीं पढ़ा, उनका स्वार्थ बड़ा था, उनकी अक्ल समझ कम थी। वो थोड़ा सा जानने के बाद ही परेशान हो गए और स्वार्थी होकर अपने परिवार के हितों के लिए निकल गए और दुश्मन के खेमे में जाके आज बैठे हुए हैं। मेरा ये मानना है। मैं इसलिए यहाँ से हिल नहीं पाया क्योंकि मुझे ये समझ में आ चुका था कि मेरे महामानवों ने ना सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे परिवार का पूरा जीवन नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया हमारे लोगों के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे हक अधिकार हमें दिलवाने के लिए। अगर मैं बाकी सब की बात डिटेल में ना भी कर पाऊं तो बाबा साहब के 4 बच्चों की आहुतियां, उनकी पत्नी का बलिदान, उनका अपना सारा जीवन का संघर्ष और बलिदान मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं कैसे हट जाऊं उस जगह से, मैं कैसे हिल जाऊं बाबा साहब के बताए उस रास्ते से, जिस रास्ते पे चल के उन्होंने हमारी मुक्ति का मार्ग खोला और उसी रास्ते पे चलते हुए मेरे अपने समाज के लोगों की मुक्ति का मार्ग अल्टीमेटली हमें मिलेगा। कैसे मैं ये कर लूं? आप जानते हैं मैं आज भी किराए के मकान में रहता हूं, आप जानते हैं मेरे बच्चे भी दरबदर हैं, मेरा परिवार भी बिखर चुका है, आप सब बात जानते हैं, आप जानते हैं मुझे जाती तौर पर भी थोड़ा बहुत आप जानते हैं, तो मेरा कितना नुकसान हुआ जानते हैं। मैंने लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए हैं, सब लगाए हैं अपने मिशन पे, अपने लोगों पे। अगर मुझे वो कोठियां, बंगले, कारें अट्रैक्ट करती, अगर मेरे अंदर भी वही स्वार्थ होता तो मैं भी या टूट जाता या बिक जाता या दुश्मन के घर जाके बैठ जाता। लेकिन मैंने एक ही चीज सोची, मैंने ये सोचा कि आखिरी दम तक मेरे महामानव लड़े और लड़ते लड़ते मर गए, मरते वक्त भी लड़ रहे थे। मुझे भी उनके रास्ते पे चलना है। जम्मू कश्मीर की भी एक एग्जाम्पल मैं अपनी बात में आखिरी में देना चाहूंगा। भगत अमरनाथ जी अकेले बैठे थे, फिर उनको समर्थन मिला, फिर समर्थन से कुछ लोग टूटे, बिखरे, बिके, बहुत कुछ हुआ, मगर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर एससी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया और 8% आरक्षण जो हमारे एससी भाइयों को तब मिला, उसकी वजह से ना सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर तक हमारे एससी भाई पहुंचे बल्कि इस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के पद तक भी हमारे भाई पहुंचे। और अब काफी सारे जजेस भी लोअर जुडिशरी में एससी से हैं, हालांकि हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसकी भी जद्दोजहद जारी है। तो एक भगत अमरनाथ जी का जो संकल्प और बलिदान देखिए कितना बड़ा था। तो ये मेरे प्रेरणा स्रोत ये लोग हैं जो छोड़ के चले गए। उनको देखकर तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि ऐसा मुझे नहीं बनना था, मैं नहीं बनूंगा, मुझे अपने स्वार्थ के लिए नहीं जाना है, ना मैं कभी जाऊंगा। तो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत ये लोग हैं जिनका मैंने आपके साथ जो लोग मूवमेंट में आए, जो छोड़ के चले गए, उन लोगों ने कभी आपको ये नहीं कहा कि आ जाइए आप भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी लीजिए, आ जाइए आप भी किसी राजनीतिक पार्टी में बैठिए और खुला पैसा कमाइए? मेरे इस लंबे सफ़र में, 40-41 साल के सफ़र में, दुश्मन के भी बड़े ऑफर्स आए, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, मेरे परिवार को भी तोड़ने की कोशिश की, मेरे भाइयों को तोड़ने की कोशिश की, मेरे कज़न्स तक को, बहनों भाइयों को भी तोड़ा, मेरे परिवार में भी काफ़ी घुसपैठ करने की कोशिश की, वो सफल नहीं हुए। फिर वो लोग जो हमें छोड़ के चले गए थे, फिर उन्होंने उनको मोहरा बनाया, उन्होंने भी बड़ी ऑफर्स ला के मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश की, ल्योर करने की कोशिश की, मगर उन्हें शायद पता नहीं था कि मेरी रगों में उन्हीं महामानवों का खून दौड़ रहा है जिन महामानवों का मैंने अभी जिक्र किया। क्या आप सोच सकते हैं गौतम बुद्ध जैसे एक महान महामानव को मानने वाला व्यक्ति अपनी जगह से हिल जाएगा, या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे महान व्यक्तित्व को अपना आइकन, अपना सब कुछ मानने वाला व्यक्ति अपनी जगह से हिल जाएगा? ये संभव ही नहीं है। ये कायरतापूर्ण हरकत उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, अब भी नहीं करनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोग मेरे पास कोर्ट में आ जाते हैं, 3-4 पॉलिटिकल पार्टी के काफी सारे लोग मेरे पीछे अभी पिछले 6 महीने से पड़े हुए हैं। आप इस पार्टी में आ जाएं, आप इस पार्टी में आ जाएं, इतने पैसे ले लें, ये कर लें। मुझे एक ही चीज पता है, वो रास्ता जो मेरे महामानवों ने दिखाया वो बलिदान का रास्ता है, वो आत्मसमर्पण का रास्ता है, अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार को न्योछावर करने वाला रास्ता है। और मुझे यही रास्ता भाता है, क्योंकि मैं अपने लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, ना मुझे अपने लिए कुछ चाहिए। जो मुझे चाहिए मेरे समाज के लिए ही चाहिए।
यही लोग जो मुझे लोअर करने आते हैं, अगर मेरे उन मुद्दों पे आ जाएं जिन मुद्दों के लेके ये मैं यहाँ बैठा हूँ, जो मेरे अपने समाज के हक अधिकार हैं, वो देने की अगर बात करें तो मैं इनकी पार्टी में ना जाकर भी इनके सामने नतमस्तक होने को तैयार हूं, अगर मेरे लोगों के हित की बात ये करें। मुझे अपने लिए स्वार्थी नहीं होना है और ना मुझे अपने लिए कुछ चाहिए। इन लोगों को चाहिए, अगर कोई बात करनी है मेरे पास आना चाहते आए, लेकिन डायलॉग प्रोसेस में मेरे समाज के लिए कुछ लेके आए जिसपे मैं सोचना शुरू करूं। मेरे लिए लेके आएंगे तो मैं सोच भी नहीं सकता, ये मेरी सोच से परे की चीजें हैं, मुझे ये अट्रैक्ट नहीं कर सकती। बहुत बड़ी चीज़ है कि ज़िंदगी का एक ऐसा समय 40-41 साल बहुजन समाज को दे दिए, और अब भी ये कहना है कि मेरी रगों में उन महामानवों का खून है जिसमें इतनी गर्मी है कि वो मुझे कभी झुकने नहीं देती। ठंड हो या गर्मी हो, झुकने नहीं देती, मुझे एहसास कराती है हमेशा बहुजन समाज के हक दिलवाने का। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।